प्यारे बच्चों नमस्ते। आज जो है हम फिर से कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं और मुझे आशा है कि इन प्रश्नों में से आपको परीक्षा में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और मैंने शीर्षक भी लिख रखा है, जीव विज्ञान परीक्षा की तैयारी। बहुत सोच समझ के शीर्षक मैंने जो है रखा है, क्योंकि दिन बहुत कम है और जो है हमको अधिक से अधिक कोर्स को पढ़ लेना है अच्छे अंक पाने के लिए। और अगर अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं तो फिर आज की डेट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। जितने भी मेरे नोट्स हैं इससे अतिरिक्त क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम ही हैं। और जो इस समय मैं रिवीजन वर्क करवा रहा हूँ, ये रिवीजन वर्क में मेरी पूरी फोकस 1 या 2 नंबर के प्रश्नों पर है। और जब आपके 1 या 2 नंबर के प्रश्न अधिकतम सही हो जाएंगे तो ये आशा रहेगी कि आपके बड़े क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। बस विद्यार्थी को 1 आध नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें उनको बड़ी परेशानी होती है। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए डायरेक्ट हम कहते हैं इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट डालिए और आपको जरूर लाभ होगा परीक्षा में। आते हैं पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वायरस का जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ। वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये प्रश्न हुआ करता था कि वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो वायरस के अंदर दोनों प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन वाला प्रश्न है और वहाँ पर डीएनए व आरएनए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो हम लोग ध्यान देकर इस बात को लगाएंगे। खुश नहीं हो जाएंगे डीएनए है उत्तर सही हो जाएगा, देख लेंगे क्या 2 विकल्प तो नहीं सही वहाँ पर दिए हैं। अगर ऐसा है तो आप उन्हीं विकल्प को चुनकर लगाएंगे। मतलब वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। आते हैं अगले एक बहुत अच्छे प्रश्न की तरफ। एडीज मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं, ये प्रश्न है आपका। तो एडीज मच्छर से फैलने वाले रोग जो हैं, एक तो होता है पीत ज्वर, ध्यान रखना है। एक कौन होता है पीत ज्वर और दूसरा डेंगू। दोनों को याद ही रखेंगे। कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि एडीज मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग कौन हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो पीत ज्वर है और एक तो डेंगू है। कई बार उल्टा प्रश्न पूछ दिया जाता है। उल्टा प्रश्न रहता है कि डेंगू किसके द्वारा फैलता है, ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। प्रश्न पूछ दिया जाता है पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है, मतलब कौन इसका वाहक है। तो हम इस पर एडीज मच्छर उत्तर लिखते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड का रोग जनक कौन है। मतलब टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। मतलब अब वाहक की नहीं बात की जा रही है, अब कारक की बात की जा रही है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है।
आपको ध्यान में इस बात रखनी है, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड से टाइफी, याद रखना है। साल्मोनेला हो सकता वहां पर सा के बाद इसको साल्ट कर दिया गया हो और टाइफी लिख दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है सा लिखा हो और टाइफी लिख दिया गया हो। तो आपका उत्तर यही होना चाहिए, साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद विडाल टेस्ट, मतलब एक जांच होती है, उसको कहते हैं विडाल। तो विडाल टेस्ट से किस रोग का पता चलता है, ये बात कही गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब है, याद रखेंगे, टाइफाइड, टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट होता है। अर्थात टाइफाइड अगर है आपको, तो हम जो है जो टेस्ट करवाने जाते हैं किसी पैथोलॉजी में, तो वहाँ पर हमारा विडाल टेस्ट होता है। तो ऐसा पूछ सकता है कि जो है टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, विडाल टेस्ट। आते हैं अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है। निद्रा रोग ये फैलता है ट्रिपैनोसोमा, याद रखेंगे, काफी बार परीक्षा में आया है। निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा के द्वारा फैलता है। एक एक बात याद रखना है कतई। फिर क्या है, एंटीबॉडी क्या है भैया, एंटीबॉडी हो या एंटीजन हो, ये सब प्रोटीन ही होती हैं। कल हमने इसकी बात की थी, कल वाले वीडियो में ये बात हुई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंटीबॉडी जो होती हैं ये प्रोटीन से निर्मित होती हैं। समझ में बात आई। एंटी सीरम में होते हैं, मतलब ये पूछ रहा है एंटी सीरम में क्या होते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी। मतलब एंटी सीरम में एंटीबॉडी पाई जाती है, ऐसा उत्तर हो जाएगा इसका। एक से बढ़कर एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं। आपको एक एक पॉइंट यहां से देखकर चलना है, और बायोलॉजी का कोई भी शार्ट उत्तर आपका छूटने नहीं पाएगा। और 100% मैं जितने भी लेसन हैं इन सबके वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। बस आपको समय निकालकर इन वीडियो को देखना है। यहाँ पर फिर क्या है, टीबी, टीबी रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, काफी बार पूछा गया है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका किसके लिए है, टीबी, तो बीसीजी। बात समझ में आई, बहुत आसान है याद करना। बीसीजी का टीका टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। कैंसर रोग का कारक, मतलब कैंसर किसके कारण होता है, कैंसर रोग का कारक बताना है बेटा। इसको भी आप याद रखेंगे, क्या कारक है, कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस, मतलब कैंसर रोग के कारक को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। अर्थात कैंसर रोग कार्सिनोजेंस के कारण होता है। यहाँ पर आ जाते हैं WBCs का अति उत्पादन। अगर आपके शरीर के अंदर WBCs की मात्रा बढ़ जाए, WBC ज्यादा हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है, याद रखेंगे, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट इसको कहते हैं, इसी से रोग उत्पन्न होता है, इसी के नाम पर है ल्यूकेमिया रोग। ल्यूकेमिया रोग इससे जो है हो जाता है, WBC के अति जो है उत्पादन से ज्यादा बन जाए तो एक रोग हो जाता है। कोई शरीर के अंदर हर चीज एक समुचित मात्रा में, बैलेंस मात्रा में रहनी चाहिए। अगर बैलेंस मात्रा से ज्यादा मात्रा हो जाती है या कम हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
और ये विकार, यही तो विकार जो है हमको परेशान करते हैं। तो अगर WBC ज़्यादा बढ़ रही है तो इस समय आपको ल्यूकेमिया रोग हो गया है। यहाँ पर देखते हैं अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है। अफीम से क्या प्राप्त होती है, यहाँ खुद ही प्रश्न में ही खुद एक प्रश्न छिपा है। अफीम से क्या प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन प्राप्त होता है। एक तो प्रश्न हो गया आपका। दूसरी चीज है, अब अफीम से प्राप्त मॉर्फिन होती क्या है, यह प्रश्न कर रहा है। एल्केलाइड, इसको हम प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, इसको हम एल्केलाइड कहते हैं। तो अफीम से एल्केलाइड प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, एक एक मेरे प्रश्न को ध्यान में रखना है कतई। और क्या है, विनिवर्तन संलक्षण का कारण है। कितनी बार मैं बताऊं, ये परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ये बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है प्रश्न। कहा है कि विनिवर्तन संलक्षण का क्या कारण है। बेटा जब कोई व्यक्ति ड्रग लेता है, तो जब ड्रग लेता है तो उसका शरीर उस ड्रग के प्रति संवेदनशील हो जाता है। और यदि उसको ड्रग मिलना बंद हो जाए तो भाई विनिवर्तन संलक्षण जो है उसके अंदर हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ड्रग्स को अचानक बंद करना। अगर ड्रग्स अचानक बंद हो गई तो ऐसा हो सकता है। मानव स्वास्थ्य क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं भाई मानव स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है तो इसको हम कह लेंगे स्वस्थ है हम। हाँ, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वस्थ मनुष्य की एक परिभाषा दी थी कि स्वस्थ मनुष्य किसको कहा जा सकता है। तो उसके लिए उसने कुछ 3 कारक निर्धारित किए थे और उन 3 कारक में है कि 3 आयाम, वही 3 कारक। वो 3 कारक कौन है कि शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा जो है स्वास्थ्य जो है ये परिभाषा स्वास्थ्य की होगी, हेल्थ की होगी। मतलब वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों से स्वस्थ है तो उसको हम स्वास्थ्य कह लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है और उसके मस्तिष्क का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा पागलपन है उसमें, तो उसको स्वस्थ तो खैर नहीं कहेंगे हम। लेकिन अगर जो पागलपन, थोड़ा कुछ जो है दिमागी उलझन वाला व्यक्ति, ऐसा भी नहीं है, वो शरीर भी उसका बहुत अच्छा है, बार बार बीमार नहीं होता है, लेकिन अगर मानसिक रूप से वो बिल्कुल सही है और शारीरिक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी समाज में क्या वैल्यू है, अर्थात सामाजिकता उसकी कैसी है। अगर सामाजिकता भी उसकी बैड है, अच्छी नहीं है, लोगों के साथ उचित बर्ताव नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। उसको हम क्या कह लेंगे, वो बीमार है। तो WHO ने परिभाषा दी थी कि स्वास्थ्य की 3 आयामों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। अब आते हैं, तो हमने जो है स्वास्थ्य की परिभाषा जान ली है। अब वंशागत रोग क्या होते हैं, कभी ये जो है डिफरेंस पूछ लेता है कि वंशागत रोग क्या है और संक्रामक रोग क्या है, दोनों में क्या अंतर है, या वंशागत रोग किसे कहते हैं या संक्रामक रोग किसे कहते हैं।
तो इसकी छोटी सी एक परिभाषा हम यहाँ पर लाए हैं। वंशागत रोग जो होते हैं जन्मजात होते हैं, अर्थात ये शिशु के पैदा होने के साथ ऐसे रोग जो है वो लेकर आता है अपने साथ। क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, मतलब वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन रोगों को वंशागत रोग के नाम से हम जानते हैं। जैसे एनीमिया वंशागत रोग है, फिनाइलकीटोन्यूरिया वंशागत रोग है, वर्णांधता वंशागत रोग है। ये सारे रोग, ऐसे बहुत से ढेर सारे रोग हैं, ये सभी वंशागत रोग हैं। ठीक है, मतलब जो माता पिता के द्वारा और डायरेक्ट बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाए तो ऐसे रोगों को वंशागत कहते हैं, तो ये जन्मजात होते हैं। लेकिन संक्रमण जो या संक्रामक रोग जो होते हैं ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। अब यहाँ पर मनुष्य किसके लिए मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा हम लिख देते कि एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, तो कोई परिभाषा खराब भी नहीं थी, इसको भी हम कह सकते थे। क्योंकि अब ये लेसन कुछ मनुष्यों से आधारित लेसन से बात हम कर रहे हैं, इसलिए स्पेशली मनुष्यों के लिए बात कही है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलना, ऐसे अगर रोग कोई फैलते हैं तो उनको हम संक्रामक रोग कह देते हैं। जैसे जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, बहुत से ऐसे रोग हैं। कितने गिराए, अभी जल्दी से जल्दी कोरोना रोग आया था, है पूरा विश्व ही परेशान हो गया था, संक्रामक रोग था। टीबी था, संक्रामक रोग था, है नहीं? तो ये बहुत से ऐसे रोग हैं जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। आते हैं फिर आपको अगले टॉपिक पर ले चलते हैं। हाथी पांव, इसको पील पांव भी कहा जाता है, फाइलेरिया भी कहा जाता है। तो ये रोग किसके द्वारा, सच में यहाँ से बड़े क्वेश्चन दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि विभिन्न रोग किसके द्वारा फैलते हैं या इसके कारक कौन है। तो यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं हाथी पांव। तो हाथी पांव का कारक है, मतलब जो रोग को रोग करने का जिम्मेदार है, ठीक है, उसको कहते हैं वुचेरिया ब्रैनक्राफ्टाई, या टी कहते हैं, ब्रैनक्राफ्टी या क्राफ्टाई कहते हैं, वुचेरिया ब्रैनक्राफ्टाई। ये कारक है, इसका बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि इसमें कई बार तुम लोग गलती कर देते हो। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। आप लोग क्या करते हैं कारक पूछ लेते हैं। अब आप लोगों को रटा रटाया है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर क्या करती है, ये इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करती है। तो ये वाहक हो जाएगी, ये कैरियर का काम करती है, ये वाहक हो जाएगी। तो वुचेरिया ब्रैनक्राफ्टाई जो है के द्वारा ये फैलता है, मतलब, और इसको ले जाने वाला कौन है, क्यूलेक्स मच्छर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कतई। मलेरिया, ऐसे ही आ जाओ, मलेरिया की बात कर लेते हैं। मलेरिया का कारक कौन है, मलेरिया प्लाज्मोडियम इसका कारक है बेटा। इसकी 4 बिरादरी है प्लाज्मोडियम की, तो फिलहाल इसीलिए मैंने प्लाज्मोडियम लिख लिया। मलेरिया 4 प्रकार की होती है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, वाल्वेक्स के द्वारा होगा, मलेरिया के द्वारा होगा, है नहीं, ऐसे 4 प्लाज्मोडियम की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलती है, अक्सर वाल्वेक्स के द्वारा फैलती है, और जो है इसका कारक होती है एनाफ्लीज। मच्छर जो है इसका वाहक है, बात समझ में आई। और कारक कौन है इसका, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के
अलग स्पीसीज दी गई होगी। डेंगू, डेंगू का कारक पूछेगा तो ये होता है फ्लेवी वायरस के द्वारा। डेंगू फ्लेवी वायरस के द्वारा फैलता है। बात समझ में आ रही है। और वाहक इसका कौन है? एडीज होती है। याद रखना, अभी बात हुई थी पिछली बार में, चर्चा में यह बात आई थी कि एडीज के द्वारा जो है डेंगू फैलता है, और इसी एडीज के द्वारा पीत ज्वर नामक रोग होता है। ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है एडीज, तो ध्यान में रखेंगे। हाथी पांव या फाइलेरिया किसके द्वारा होती है? वुचेरिया बैनकेप्टाई के द्वारा। कौन फैलाता है? क्यूलेक्स। मलेरिया किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। कौन फैलाता है? एनाफ्लीज। डेंगू किसके द्वारा होती है? कौन फैलाता है? फ्लेवी वायरस। और वाहक कौन इसका है? एडीज। अमीबता, ये रोग किसके द्वारा फैलता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ है एक। बात समझ में आई? ये प्रोटोजोआ है एक। भैया ये भी तो प्रोटोजोआ है, ये भी ध्यान रखना है। इसके द्वारा जो है फैलती है, और इसका कैरियर कौन है? मक्खियां। मतलब दूषित अगर भोजन कर लिया, पानी पी लिया, या कुछ ऐसी बात है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा जो है अमीबियोसिस रोग हो जाएगा। अब हम आते हैं स्कैरिस्ता, स्कैरियसिस जिसको कहा जाता है, ये किसके द्वारा फैलता है? स्कैरिस के द्वारा फैलता है। आप जानते हैं हमारे पेट के अंदर स्कैरिस हो जाते हैं, जिनको पेट का कीड़ा कहते हैं। इनको हम पेट का कीड़ा कहते हैं, ये स्कैरिस हो जाते हैं। इनका लाइफ जो है अपने आंत में गुजरती है। ये मेल होते हैं और फीमेल दोनों प्रकार के होते हैं स्कैरिस। और ये कैसे इसके लार्वा हमारे अंदर जाते हैं? अगर दूषित भोजन कर लिया, दूषित पानी पी लिया, तो इसके जो है लार्वा हमारे अंदर चले जाते हैं। एक स्कैरिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि स्कैरिस के लार्वा में कितनी बार त्वक पतन होता है? ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 बार लिखेंगे इसका उत्तर। 4 बार इसके लार्वे का त्वक पतन होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं जुखाम के वायरस। मेरे है भी भाई, जुखाम हमारे है भी कौन सा होता है भाई? कौन? एक तो राइनो वायरस होता है, और एक तो अपना बड़ा ही पॉपुलर वायरस हो गया, अब तो यार इसको दुनिया जान गई, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के द्वारा और एक तो राइनो वायरस के द्वारा ये जुखाम फैलता है। अब इस समय भैया ठंडी का तो माहौल है, सब जुखाम में है, बढ़िया एनर्जी नहीं आ रही है क्योंकि पूरे दिन से थके हैं। लेकिन आपकी परीक्षा की तैयारी तो हमको करानी ही है कतई, और कतई किसी भी बेस पर आपकी परीक्षा की तैयारी कराने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। तो जुखाम हो या बुखार हो, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, चाहे जो कुछ हो जाए। आते हैं बेटा, एक रोग हो जाता है हृदय के अंदर, है अपने हृदय के अंदर एक डिसीज हो जाती, बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं र्यूमैटिक हृदय रोग, हार्ट डिसीज, र्यूमैटिक। और ये किसके द्वारा होती है? ये पूछ लेता है किसके द्वारा ये बीमारी हो जाती है, तो आपको याद रखना होगा स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति के जीवाणु के द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्स में रहते हैं, श्रृंखला में रहते हैं, तो उनके द्वारा होती है। असलियत में इस बीमारी में होता क्या है कि हृदय के जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, वे नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। बड़ी डेंजरस बीमारी है और ये स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होती है। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा के अंदर, प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर बनती हैं। ये लिम्फोसाइट
इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिस लिम्फोसाइट। ये होती हैं प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं। याद में रखेंगे इसको। शर्करा से अल्कोहल उत्पादन करने वाला कवक कौन है? भाई शर्करा से अल्कोहल है दारू कैसे बनती है? ये ईस्ट की देन है भाई। ईस्ट के द्वारा इसको औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। असलियत में ईस्ट में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो जाइमेज और एक तो इन्वर्टेज। और ये दोनों एंजाइम मिलकर शर्करा को क्या कर देते हैं? शर्करा को अपघटित कर देते हैं और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनती है। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो क्या करेंगे कि ईस्ट से अल्कोहल बनने में वास्तव में शोषण करती है या अपने लिए करती है भाई, ये हमारे लिए अच्छा पदार्थ बना देती। आते हैं अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो प्रश्न तुम्हारा अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बेटा ये तो तुमको नंबर ही देकर जाएगा, बिल्कुल परीक्षा में रखा ही रखा है। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किस सन में? 1929। याद रखना 1929 में इसकी खोज हुई थी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यह किससे प्राप्त की जाती है? यह पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है। और ये है क्या? ये कवक है बेटा। इससे लेकर बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे परीक्षा के अंदर। ये बात समझ लेना कि 3-4 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि सबसे पहले प्रतिजैविकी औषधि कौन बनाई गई थी, हैं? तब भी आप यही समझेंगे पेनिसिलियम को, सॉरी पेनिसिलिन को। तो दूसरी बात, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929। और किससे खोजी गई थी? ये पेनिसिलियम नोटेटम से खोजी गई थी। और ये है क्या? ये कवक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बीटी जीव विष, अभी हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि बीटी क्रॉप है, बीटी क्रॉप के बारे में पढ़ा था। बीटी फसलों के बारे में पढ़ा था। तो बीटी फसलों में जो बीटी शब्द लगा होता है, ये क्या होता है? जो बीटी शब्द लगा है ये प्राप्त किससे होता है? तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। याद रखेंगे, थोड़ा जो है नाम इसका अलग है। वी से बैसिलस, टी से थ्यूरिंजिएंसिस। इससे जो है बीटी जीव विष प्राप्त किया गया था। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये पीड़कनाशी है। बात समझ में आई? ये पीड़कों को मार देता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। पूछ लेता है पादपों के साथ सहजीवी कौन से हैं? एक तो बड़ा पॉपुलर है, सभी लोग जानते हो, राइजोबियम। ये जो है राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, ये जो है पादप के साथ जो है सहजीवी है। और साथ साथ में एक इसको नहीं भूलेंगे, माइकोराइजा। माइकोराइजा भी सहजीवी है। दोनों हम याद रखेंगे कतई। और राइजोबियम पाया कहाँ जाता है? कभी कभी पूछ लेता है। तो ये दलहनी फसलों में पाया जाता है। जितनी दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है और बदले में उनको नाइट्रोजन देता है। कल के वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की थी ज्यादा। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। तो क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही को बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है। अब आते हैं सिरका उत्पादन में कौन सा
बैक्टीरिया काम में आता है, याद रखेंगे माइकोडर्मा एसिटी, सिर का एसिटिक एसिड, अब तो उससे याद रखना है एसिटी, है नहीं, तो माइकोडर्मा एसिटी और एसिटोबैक्टर एसिटी, ये दोनों बातें याद रखनी है। ये चाहे लिख दो चाहे ये लिख दो, कोई दो बताए तो लिख दो, है एसिटोबैक्टर एसिटी। चाय, भाई चाय की पत्तियां तो हरी होती है, और हरी पत्तियों के बाद जब घर लाते तो वो काली मिलती है, तो वो काली काहे मिलती है भाई? भाई चाय की पत्तियों का किण्वन किया जाता है, और किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोकोकस प्रजाति के जीवाणु के द्वारा। नाम क्या होता है? माइक्रोकोकस कैंडोकेंस, नाम याद रखेंगे कतई। चाय के लिए काफी बार क्वेश्चन, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा के अंदर। तो माइक्रोकोकस कैंडोकेंस, काफी बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बायोगैस के घटक क्या हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो मेथेन हो गई, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एक तो एथेन हो गई, प्रोपेन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, H2S हो गई और एसिटिलीन हो गई। ये जो है सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। यहां से लेकर यहां तक जितनी भी गैसें लिखी हैं ये बड़ी सूक्ष्म मात्रा में मिलती है। बृहत मात्रा में कौन मिलता है? मेथेन मिलती है। तो अक्सर हम लोग यही लिख देते हैं, बायोगैस का जो है घटक, मुख्य घटक कौन है, तो मेथेन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मेथेन करीब 50 से 70% तक पाली जाती है, इसमें है आ जाते हैं। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि बायोगैस का ऊष्मीय मान कितना होता है, तो ये बात लिख देंगे 23 से 28 mJ पर मीटर पर m क्यूब, यहां पर यह बात लिख देंगे, ऊष्मीय मान इसका लिख देंगे, इतना होता है। अब क्या करते हैं, प्रतिजैविकी किसे कहते हैं? प्रतिजैविकी एंटीबॉडी किसे, एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे रसायन जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। नंबर 1 बात हो गई, देखो। और नंबर 2 बात क्या हो गई? नंबर 2 बात हो गई कि ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। मतलब एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित रसायन दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, और ऐसे रसायनों को ही हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं, है नहीं? तो यहाँ पर 1-2 एंटीबायोटिक्स के नाम भी याद रखें, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगी तुम्हारी, पेनिसिलियम हो जाएगी, पेनिसिलिन हो जाएगी, है ना? तो एक आधे एंटीबायोटिक औषधि जरूर याद कर देंगे। मतलब मुझे लगता है कि आपको मैंने 50 से 70 क्वेश्चन आपको आज प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप इनके उत्तरों को तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आशा है कि आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। दूसरी बात है कि कल के वीडियो को मेरे जरूर देखना, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी का संपूर्ण विश्लेषण आपको दिया गया था, बायोटेक्नोलॉजी का। तो इस प्रश्न को भी तैयार करेंगे। 2 लेसन बायोटेक्नोलॉजी के इसके पहले वाले वीडियो के में मैंने लोड कर दिए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल एकदम अंदर से निकाला था। और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर 2 लेसन से मैं लाया हूँ और इनको भी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। जितने लेसन रह गए हैं क्रमशः हम उनके छोटे क्वेश्चनों को देख लेंगे, और आशा है कि आपकी सफलता में उन प्रश्नों का बड़ा ही योगदान होगा। नमस्ते भैया।